हेलो। हाँ, आइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, जब न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों में जनहित याचिकाओं को आधार बनाकर हस्तक्षेप करता है तो उसे इसे क्या कहा जाता है? देखिए, न्यायपालिका न्यायपालिका का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। फिर आपको विधायिका है, विधायिका का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा। फिर आपको कार्यपालिका है, कार्यपालिका का मतलब होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यहां पर न्यायपालिका का मतलब, विधायिका का मतलब, कार्यपालिका का मतलब। न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय देने वाली संस्था, न्याय देने वाली संस्था है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। विधायिका का मतलब होता है विधि निर्माण करने वाली संस्था, विधि निर्माण करने वाली संस्था है लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं। ये सब जो है कार्यों का पालन करवाने का काम करता है। तो अब आइए प्रश्न पे। जब न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, विधायिका यानी लोकसभा, राज्यसभा तथा कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कार्यों में जनहित याचिकाओं को आधार बनाकर हस्तक्षेप करता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप करता है और उस हस्तक्षेप का आधार होता है जनहित याचिका, तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, आपको जनहित याचिका, यहां पर एक बात आपको समझना है। जनहित याचिका, यहां पर एक चीज आपको जनहित याचिका भी समझना है। जनहित याचिका यानी अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी अंग्रेजी में PIL, अंग्रेजी में PIL, अंग्रेजी में PIL। देखिए बाबू, आपको वैसे मामले जिसका संबंध जनता के हित से हो, वैसे मामले जिसका संबंध जनता के हित से हो, एक प्रकार से उसी को जनहित याचिका कहा जाता है, जिससे जनता का हित प्रभावित होता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर जनता का हित प्रभावित होता है तो इस कंडीशन में वह लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। और अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं यह इस बात की ओर इशारा है कि जो हमारी न्यायपालिका है वह सक्रिय है, वह एक्टिव जोन में है। हमारी जो न्यायपालिका है वह सक्रिय है, वह एक्टिव जोन में है, वह एक्टिव जोन में है। तो ये अगर आप ओवरऑल सब कुछ समझ पा रहे होंगे तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद यानी जब न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों में जनहित याचिकाओं को आधार बनाकर हस्तक्षेप करती है तो इसको न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है। यानी ये इस चीज को दर्शाता है कि हमारी न्यायपालिका कितना अधिक सक्रिय है। और जनहित याचिका प्रणाली की शुरुआत हो या न्यायिक सक्रियतावाद की शुरुआत हो
या न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत हो या न्यायिक समीक्षा की शुरुआत हो। न्यायिक समीक्षा की शुरुआत करने वाला भी विश्व का पहला देश अमेरिका, न्यायिक पुनरावलोकन की भी शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका, न्यायिक सक्रियतावाद की भी शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका, और जनहित याचिका की भी शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका। भारत ने इन सभी चीजों को ग्रहण किया है और भारत ने इन सभी चीजों को ग्रहण अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही किया है। भारत ने इन सभी चीजों को ग्रहण किया है और भारत ने इन सभी चीजों को ग्रहण अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही किया है, अमेरिका से प्रभावित होकर ही किया है। पुष्मित सुंग द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला अयोध्या अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? पंखा थोड़ा नजदीक करो तो बाबू, हाँ थोड़ा नजदीक करो ना, हाँ ठीक। देखिए पुष्मित सुंग जो कि सुंग वंश का संस्थापक था। सुंग वंश में टोटल 10 शासक हुए जिसमें प्रथम और सबसे महान शासक पुष्मित सुंग हुआ। पुष्मित सुंग के समय हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था। और पुष्मित सुंग की अगर बात की जाए तो पुष्मित सुंग के समय जब हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था तो पुष्मित सुंग के द्वारा अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अश्वमेध यज्ञ का जहां तक सवाल है, अश्वमेध यज्ञ वैदिक काल को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कई सारे यज्ञों को पढ़ना होता है, उसी में आपको एक अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी पढ़ना होता है। यह एक ऐसा यज्ञ था जिस यज्ञ के जरिए राजा अपने घोड़ा को छोड़ देता था और उनका घोड़ा जहां तक चला जाता था वहां तक उस राजा का राज्य माना जाता था। तो पुष्मित सुंग अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और पुष्मित सुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उनके दरबार में रहने वाले एक महान विद्वान हुआ करते थे पतंजलि। पतंजलि पुष्मित सुंग के दरबार में ही रहते थे। पतंजलि की अगर हम बात करें तो पतंजलि जो है पुष्मित सुंग के दरबार में ही रहते थे। जो पतंजलि पुष्मित सुंग के दरबार में रहते थे उस पतंजलि के द्वारा ही पुष्मित सुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। और इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। और जो अयोध्या अभिलेख है, अयोध्या अभिलेख की रचना धनदेव ने किया था। धनदेव ने जो है आपको अयोध्या अभिलेख की रचना किया था। और जो पतंजलि पुष्मित सुंग के दरबार में रहता था उन्हें ही योग दर्शन का प्रतिपादक भी माना जाता है। योग दर्शन, षड दर्शन के अंतर्गत भारत में षड दर्शन की संकल्पना की गई है और भारत में जो षड दर्शन की संकल्पना की गई है उसमें एक योग दर्शन है। योग दर्शन का प्रतिपादक जो है आपको पतंजलि को ही माना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? देखिए आप सब लोग जानते हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 4 जिला है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जो टोटल 4 जिला है, माहे है, यनम है, कराईकल है और पुडुचेरी है। इसमें पुडुचेरी का जो माहे जिला है केरल में है, माहे जिला केरल में है, यनम जिला आंध्र प्रदेश में है और पुडुचेरी और कराईकल, पुडुचेरी और कराईकल की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में है। यानी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। इसमें केरल
पश्चिमी तट पर है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पूर्वी तट पर है, यानी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का संबंध बंगाल की खाड़ी से है और साथ ही साथ अरब सागर से भी है। आंसर हो जाएगा गोवा, गोवा में नहीं। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर कंपनी के प्रशासन तथा कार्यों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया? यानी देखिए, अंग्रेजों का जहां तक सवाल है, अंग्रेजों ने जो भारत का विजय किया है, अंग्रेजों ने भारत का विजय कूटनीति से किया है, युद्ध नीति से किया है, मैत्रीवत संबंध के जरिए किया है। अंग्रेज भारतीय शासकों के साथ युद्ध लड़ते थे और युद्ध लड़ के कुछ क्षेत्र को जीतकर अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में मिलाने का काम किया करता था, या अंग्रेज मैत्रीवत संबंध के जरिए कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए या कूटनीति के जरिए। तो शुरू में अगर आप देखेंगे बाबू, तो शुरू में 1757 से 1857 तक अंग्रेजी कंपनी का शासन रहा है। तो अंग्रेजी कंपनी के शासन के दौरान अंग्रेजी कंपनी के द्वारा ही भारतीय शासकों के साथ युद्ध लड़के क्षेत्रों को जीता जाता था। तो अंग्रेजी कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया, 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया, 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया और 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया। तो अंग्रेजी कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने जो ये तमाम एक्ट पारित किए, इन एक्टों में एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। 1784 ईस्वी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट हुआ करते थे और विलियम पिट के प्रयास से ही 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। और पिट्स इंडिया एक्ट में ही यह कहा गया कि अंग्रेजी कंपनी भारत में जिस भी क्षेत्र का विजय करती है वह क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा, वह क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया, जिस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख करना, कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख करना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के गठन से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हुआ करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन तो तभी हो गया था जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था और राजनीतिक मामलों की देखरेख बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करता था। राजनीतिक मामलों की देखरेख बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करता था। तो बाबू, आपको ये जो प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर दिया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, कंपनी के प्रशासन तथा कार्यों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन 1784 के जरिए करके ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कंपनी के कार्यों को लाया गया, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कंपनी के कार्यों को लाया गया। ये दोनों काम अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों काम जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ है। क्या आप इस बात को समझे हैं? इसके बाद देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कई सारी कमियां थी, जिस वजह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ही 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। फिर चार्टर अधिनियम 1813 है। चार्टर अधिनियम 1813 की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत कई सारे प्रावधान किए गए। इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च होगा। इस अधिनियम में कहा गया कि ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी जाती है। तो ये तमाम प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हुए। हुमायूं ने सूर साम्राज्य, द्वितीय अफगान साम्राज्य के किस शासक को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया था, जानते हैं? हुमायूं का जहां तक सवाल है, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया और शेरशाह सूरी ने 1540 में द्वितीय अफगानी साम्राज्य या सूरी साम्राज्य की स्थापना की। जो द्वितीय अफगानी साम्राज्य या सूरी साम्राज्य 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक शासन किया। 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक शासन किया। सूरी साम्राज्य के अंतर्गत सूरी साम्राज्य या द्वितीय अफगानी साम्राज्य के प्रथम और संस्थापक शासक शेरशाह सूरी हुए। शेरशाह सूरी के बाद उसका बेटा सब शासन किया था, मोहम्मद आदिल शाह सब शासन किया था। लेकिन सूरी वंश के अंतिम शासक हुए थे सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी को 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद और मच्छीबाड़ा के युद्ध में पराजित करके फिर से सूरी वंश के शासन का अंत कर दिया और दोबारा मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित करने का काम हुमायूं ने किया। यानी देखिए, बात यह है कि हुमायूं से उसकी सत्ता शेरशाह सूरी ने छीन लिया था। हुमायूं से उसकी सत्ता शेरशाह सूरी ने छीन लिया था। हुमायूं से उसकी सत्ता शेरशाह सूरी ने छीन लिया था और शेरशाह सूरी ने हुमायूं से उसकी सत्ता 1540 के कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके छीना। लेकिन हुमायूं सत्ता से बेदखल हो गए। जब तक शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक जीवित रहे, तब तक तो हुमायूं भारत की ओर नजर भी उठाकर नहीं देखा। लेकिन जब 1545 में शेरशाह सूरी का निधन हो गया तो उनके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी सब हुए उनके। शेरशाह सूरी के अयोग्य उत्तराधिकारी होने का फायदा हुमायूं ने उठाया और हुमायूं ने 1555 ईस्वी में मच्छीबाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सूरी वंश के अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके भारत में मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित करने का काम किया। तो आंसर क्या होगा? सिकंदर शाह सूरी। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित दर्रा में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? देखिए, ऐसे तो ओवरऑल भारत में जितने भी दर्रा है, भारत के सभी दर्रों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है यांगजी दीवान। यांगजी दीवान हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित दर्रा में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा है
काराकोरम दर्रा की अगर हम बात करें तो यह लद्दाख में है। यह दर्रा लद्दाख को चीन से आपस में जोड़ने का काम करता है और इस दर्रा की ऊंचाई 5540 मीटर है। इस दर्रा की ऊंचाई 5540 मीटर है। 5540 मीटर इस दर्रा की ऊंचाई है। आगे लिपुलेख दर्रा है, दीफू दर्रा है, बोमडीला दर्रा है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? बोलिए। उत्तराखंड में। उत्तराखंड के दर्रा को याद रखने का ट्रिक है मनाली, मुलिंगला, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, ये सब दर्रा उत्तराखंड में है। इसके बाद बोमडीला दर्रा कहां? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा कहां? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अरे सिक्किम का दर्रा है नाथुला, जेलेपला। नाथुला, जेलेपला। नाथुला और जेलेपला बड़ी मतलब जैसे इतिहास में एक प्रश्न है सत्यमेव जयते कौन उपनिषद से लिया गया है, वैसे सिक्किम का दर्रा बदनाम है। समझ गए? सिक्किम के दर्रा के बारे में हमको नहीं लगता है कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा बोर्ड होगा जो नहीं पूछा होगा सिक्किम के दर्रा के बारे में। हर बोर्ड ने सिक्किम के दर्रा के बारे में पूछा है। भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा। मुख्य तौर पर भारत का मानचित्र के अलावा जीवन में कुछ देखबे नहीं किया, खत्म हो गया है। ये स्टूडेंट सबको कोचिंग में रख के गलत करते हैं। ठीक है, सबका कभी है ही एग्जाम रहता, कभी है वो एग्जाम रहता है। सुनिए, देखिए बाबू, मूलतः 10 देशों के संविधान से, मूलतः 10 देशों के संविधान से, मूलतः 10 देशों के संविधान से अलग अलग प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली हो गया, द्विसदनवाद हो गया, विधि का शासन हो गया, एकल नागरिकता हो गया, परमाधिकार लेख हो गया, सर्वाधिक मत प्राप्त करने पर उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिए जाने की प्रक्रिया हो गया। ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। फिर इसके बाद अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान सर्वोच्च होगा, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति का पद, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो अमेरिका से लिया गया है। फिर इसके बाद कनाडा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। फिर जर्मनी से राष्ट्रीय आपात के समय जो मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं वो जर्मनी से लिया गया है। फिर रूस से मौलिक कर्तव्य और संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से।
फिर आयरलैंड से अगर आप देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया, और फिर राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। फिर फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तमाम ऐसे प्रावधान है, मूलतः लगता है सबकी चर्चा कर ही दिए हैं। यही सब प्रावधान है जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं, समझ गए। इसको याद रखिएगा, कभी काल एग्जाम में पूछता है। तो इसमें अगर देखा जाए, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, हाँ। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, हाँ। न्यायिक पुनर्विलोकन ब्रिटेन से नहीं, अमेरिका से। विधि का शासन ब्रिटेन से। चुनाव में जीत तय करने की प्रक्रिया ब्रिटेन से। सी, अंग्रेज अधिकारी वेलेंटाइन सिरोल ने किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? देखिए, वेलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक की रचना की है, उसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। और इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में ही वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहकर पुकारा है। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक इसलिए कहा क्योंकि बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य के समर्थक थे। बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य के समर्थक थे और वे कहा करते थे कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसी वजह से मतलब स्वराज की विचारधारा का प्रचार और प्रसार जो बाल गंगाधर तिलक करते थे, इसी वजह से जो है उन्हें वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र के क्षेत्र से बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। और फिर बाल गंगाधर तिलक वेलेंटाइन सिरोल पर लंदन में जाकर केस किया। और कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक ऐसे सक्रिय सदस्य हुए जिसने कभी भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। एक बार 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में होना था, उसका अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना भी गया, लेकिन वे वेलेंटाइन सिरोल केस की पैरवी में जो है लंदन चले गए थे, जिस वजह से 1918 के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता तिलक साहब ने नहीं किया, बल्कि 1918 के कांग्रेस के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। समझ गए? आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन है। होम रूल लीग आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन का लक्ष्य भी था स्वराज प्राप्त करना। गदर आंदोलन का जहां तक सवाल है, जानते हैं गदर आंदोलन होने से पहले ही दबा दिया गया। गदर आंदोलन का जहां तक सवाल है, जो गदर आंदोलन है, गदर आंदोलन जो है होने से पहले ही दबा दिए गए। गदर आंदोलन शुरू होने से पहले ही दबा दिए गए। गदर आंदोलन गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के द्वारा किया जाना था। गदर पार्टी से जुड़े क्रांतिकारी लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, काशीराम, सैयद मुश्ताक, ये सभी गदर आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारी थे। और गदर आंदोलन से जुड़े जो क्रांतिकारी थे, ये सभी, इन सभी ने यह देखा कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है, तो ये सभी यह चाहते थे कि ब्रिटेन विश्व युद्ध में व्यस्त रहेगा,
उसका फायदा हम लोग भारत में उठाएंगे और क्रांति करेंगे और क्रांति के जरिए अंग्रेजों को भारत से बाहर कर देंगे। यह प्लान था, लेकिन इस प्लान की जानकारी अंग्रेजों को मिल गई और फिर भारत में गदर आंदोलन होने से पहले ही गदर आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा दिया। जो गदर आंदोलन गदर पार्टी के द्वारा किया जाना था, उस गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा 1 नवंबर 1913 ईस्वी को किया गया। गदर पार्टी के द्वारा गदर नामक पत्रिका निकाला जाता था और गदर पत्रिका 1857 की क्रांति के स्मृति में निकाला जाता था। और जो गदर पत्रिका था उसका पहला अंक अगर देखा जाए तो उसका जो पहला अंक था वह उर्दू भाषा में छपा था और गदर पत्रिका के पहला पृष्ठ पर लिखा जाता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। फिर असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1920 से 1922 के बीच में हुआ है और यह पहला बड़ा जन आंदोलन है। असहयोग आंदोलन जो है आपको पहला बड़ा जन आंदोलन है। इस जन आंदोलन का नेतृत्व करता महात्मा गांधी हुआ करते थे। इस जन आंदोलन का नेतृत्व करता महात्मा गांधी हुआ करते थे और इस जन आंदोलन ने भारतीयों के मन से अंग्रेजों के भय को समाप्त कर दिया। इस जन आंदोलन ने कांग्रेस को संवैधानिक दायरा से बाहर निकाला और कांग्रेस ने इस आंदोलन से ही जनसंघर्ष के रास्ता को चुना। इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी धोती कुर्ता त्याग कर लंगोट पर आ गए थे। इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दिया था। और इस आंदोलन की समाप्ति की अगर बात की जाए तो इस आंदोलन का अंत चोरी चोरा कांड के कारण हुआ। चोरी चोरा कांड के कारण हुआ और चोरी चोरा कांड को महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी बड़ी भूल की संज्ञा दिया है। चोरी चोरा कांड को महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी बड़ी भूल की संज्ञा दिया है। भवन निर्माण की दृष्टि से आर्थिक महत्व वाले लाल बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं? जो लाल बलुआ पत्थर है और चूना पत्थर है यह बिंद क्रम के बिंद श्रेणी के चट्टान में पाया जाता है। बिंद श्रेणी के चट्टान में पाया जाता है। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई है? ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति प्रारूप समिति था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। हाँ, संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जिसमें एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। उनके अलावे प्रारूप समिति के जो 6 अन्य सदस्य थे उसमें नाम आता है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर दूसरा एन गोपाल स्वामी आयंगर। फिर तीसरा कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के एम मुंशी। फिर चौथा मोहम्मद सादुतुल्ला। और फिर पांचवा बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव। बीएल मित्रा के स्थान पर कौन? एन माधव राव। बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव। फिर छठा अगर देखा जाए टीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णा मचारी। टीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णा मचारी। तो एक भीमराव अंबेडकर हो गए जो कि अध्यक्ष थे, दूसरे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे एन गोपाल स्वामी आयंगर, चौथा के एम मुंशी, पांचवा मोहम्मद सादुतुल्ला,
छठा बीएन मित्रा के स्थान पर एन माधवराव, सातवां डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी। यही 7 सदस्य हुआ करते थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आगे, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में 2 प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बंगाल प्रांत तथा मुंबई प्रांत। बोलिए, सही है या गलत? गलत है। देखिए, सुनिए, समझिए। भारत, समझा रहे हैं, सुनिए। देखिए, आजादी भारत को 15 अगस्त 1947 को मिली है। आजादी से पहले डॉक्टर अंबेडकर साहब बंगाल प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी के जिस क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिस वजह से अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए। तो फिर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से मुंबई प्रेसिडेंसी से एमआर जयकर के स्थान पर अंबेडकर साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। और वो आजादी के बाद से 1947 से 1950 ईस्वी तक संविधान सभा में मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व करते रहे। संविधान सभा में मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व करते रहे। आजादी तक 15 अगस्त 1947 तक का जो संविधान सभा था, वो संविधान थोड़े बना रहा था, वो तो वेट एंड वॉच में था, हल्का फल्का इधर उधर हो रहा था। मूल तौर पर संविधान बनना तो शुरू हुआ है आजादी के बाद। मूल तौर पर संविधान बनना शुरू हुआ है आजादी के बाद। आजादी के बाद तो आजादी से पहले अंबेडकर साहब बंगाल प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य थे, और आजादी के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी, आजादी के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी, आजादी के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी। तो बाबू, आपको अगर पूछा जाए कि कौन प्रेसिडेंसी से, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। ध्यान से सब लोग सुनिए, समझे, ध्यान से सुनिए सब लोग इस बात को। अगर प्रश्न पूछे अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में कौन प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधित्व किया, ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बिहार, मारिए मुंबई। मुंबई दोनों रहे, मुंबई मारिए, एकदम मारिए मुंबई, आप दोनों रहे, मुंबई मारिए। अगर यह स्पष्ट कर दे कि आजादी से पहले तब बंगाल, और अगर ऑप्शन में मुंबई ना रहे तब बंगाल के साथ जाइए, लेकिन अगर ऑप्शन में मुंबई रहता है तब एकदम मुंबई के साथ जाइए, हर कंडीशन में मुंबई के साथ जाइए। समझे बात? समझे? तो दोनों से एक बार में, दोनों जगह से थोड़े प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक बार में एक ही जगह से ना। तो इसमें तो कुछ भी स्पष्ट किया है नहीं किया है, इसी वजह से गलत। भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी जाती है। हाँ, देखिए, मनु भारत का प्रथम विधि निर्माता है। मनु भारत का जो प्रथम विधि निर्माता है, भारत का प्रथम विधि निर्माता है मनु। मनु और आधुनिक काल में विधि का निर्माण संविधान। संविधान क्या है? विधियों का एक संग्रह है। संविधान क्या है? संविधान विधियों का एक संग्रह है। संविधान का निर्माण ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कर दिया है ना। संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निभाया है। संविधान सभा के सब सदस्य को क्रेडिट दिया जाना चाहिए।
ऐसा थोड़े है कि सबको आप क्रेडिट नहीं दीजिएगा, एकदम देना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसा थोड़े कि अकेले बनाए हैं ना, योगदान उनका ज्यादा रहा है। बुद्धिजीवी थे, सब बात को समझते थे, जमीन से जुड़े लोग थे, बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब काम करने के लिए बैठते थे, उनकी भी एक से बढ़कर एक कहानी है। सुबह से कब रात हो जाता था, रात से सुबह हो जाता था, पता नहीं चलता था उनको, काम में जब लीन होते थे। आज के विद्यार्थी को तो क्लास हो रहा है, 5 सेकंड के लिए लाइट कटा, उसको तुरंत पता चल जाता है कि लाइट कटा है और गर्मी लग रहा है, समझे। तो खैर ठीक है, अच्छा है, यही तो कलयुग की निशानी है, पहचान है, समझे। तो कहा जाता है सही बात। आंसर होगा 1 और 3। महात्मा बुद्ध की कौन सी मुद्रा बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति का संकेतक है? भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। एशियाई मानसून की उत्पत्ति का व्याख्या करने वाले तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए, एशिया महादेश में जो मानसून की उत्पत्ति होती है, उसको लेकर एडमंड हेली नामक विद्वान ने तापीय सिद्धांत दिया है। और इस तापीय सिद्धांत के अंतर्गत एडमंड हेली क्या समझाया है जानते हैं? तापीय सिद्धांत के अंतर्गत एडमंड हेली ने यह कहा है, तापीय सिद्धांत के अंतर्गत एडमंड हेली ने यह कहा है कि महाद्वीप और महासागरों, महाद्वीप और महासागरों के तापमान में अंतर होने की वजह से ही, अंतर होने की वजह से ही मानसून की उत्पत्ति होती है, 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 मानसून की उत्पत्ति होती है। देखिए, महाद्वीप स्थलीय भाग है, महासागर जलीय भाग है, महासागर जलीय भाग है। तो एडमंड हेली का मानना था कि महाद्वीप जो स्थलीय भाग है और महासागर जो जलीय भाग है, इन दोनों के तापमान में अंतर होता है। कहीं पर तापमान ज्यादा होता है, कहीं पर तापमान कम होता है, और तापमान में अंतर होने के वजह से ही हवाएं चलती है, हवाएं चलती है। और जो आपको बाबू हवा है, वह हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। जो हवा है वह हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। एशिया महादेश को आप देखिए, एशिया महादेश के आप दक्षिण में आइए, यहां पर विश्व का मानचित्र नहीं लगाया है, बीच में खचकुच होगा ना तो मूड खराब हो जाता है, इसी वजह से अब लगाने का अनुमति भी हम नहीं देंगे, थोड़ा मेकअप कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, एक कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। पिछला टेस्ट में काहे हम डिस्कशन नहीं करवा पाए थे, कंसंट्रेशन भंग हो गया था पूरी तरीका से। कंसंट्रेशन जानते हैं बहुत बड़ा चीज होता है, और हर कोई कंसंट्रेट हो करके काम नहीं कर सकता है। आप कंसंट्रेट होकर के तब काम कर पाइएगा, ऐसा हमने महसूस किया है, उसी आधार पर हम बोल रहे हैं, हो सकता है हम गलत भी हो जाए। आप कंसंट्रेट होकर के किसी भी काम को तब कर पाते हैं जब आपके साथ काम करने वाला भी थोड़ा अच्छा हो,
आप लोग भी हमको थोड़ा बहका देते हैं, हम भी बहक जाते हैं। सब कंसंट्रेशन भंग, दिमागी काम करना बंद कर देता है। पहली बार हमको लगता है टेस्ट में उस रोज पहली बार मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, उस रोज ज्यादा थेथोरोलॉजी सब तुम लोग हमसे करवा लिया था। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे अब। तो हाँ, तो देखिए बाबू, आपको जो हवा होता है हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। एशिया महादेश है, एशिया महादेश को इमेजिन कीजिए, एशिया महादेश के दक्षिण में हिंद महासागर है। जो सागरीय भाग होता है ना बाप, वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और जो स्थलीय भाग होता है वो तुरंत गर्म होता है, तुरंत ठंडा होता है। जब मान लिया जाए कि एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर है, हिंद महासागर में हाई प्रेशर बेल्ट उच्च वायुदाब पेटी बनी, और एशिया महादेश के स्थलीय भाग में लो प्रेशर बेल्ट बनी। हिंद महासागर के जलीय भाग में हाई प्रेशर बेल्ट और एशिया महादेश के स्थलीय भाग में लो प्रेशर बेल्ट वाली स्थिति बनी। तो उस कंडीशन में हिंद महासागर से हवाएं एशिया महादेश के स्थल खंड की ओर आती है, और फिर मानसून की उत्पत्ति होती है, और फिर वर्षा होता है। मानसून की उत्पत्ति का मतलब होता है वर्षा का होना। मानसून का सीधा सा मतलब होता है वर्षा का होना, वर्षा का होना। अब मानसून का आगमन बिहार में भी होने वाला है। जितना जल्दी मानसून बिहार में आ जाए उतना बेहतर है। गर्मी थोड़ा जो है शांत होगा, समझे। प्रचंड गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो तापीय सिद्धांत समझे हो? अरे कुछ नहीं है यार, महाद्वीप और महासागरों के तापमान में अंतर होने के वजह से जब महासागरीय भाग में हाई प्रेशर बेल्ट और स्थलीय भाग में लो प्रेशर बेल्ट बनती है, तो महासागरीय भाग से हवाएं स्थल खंड की ओर चलती है, और फिर मानसून की उत्पत्ति होती है, यानी वर्षा होता। बस यही है, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। एडमंड हेली ने दिया है, एडमंड हेली ने। पांचवा संविधान संशोधन 1955 तथा 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में नए प्रावधान जोड़े गए? बोलिए। अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में। पांचवा संविधान संशोधन 1955 तथा 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत अनुच्छेद 3 में संशोधन किए गए, अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किए गए। अनुच्छेद 3 में कुछ नए चीज जोड़े गए। क्या जोड़े गए समझिएगा। पांचवा संविधान संशोधन 1955 के तहत राज्य शब्द को स्पष्ट किया गया। पांचवा संविधान संशोधन 1955 के तहत राज्य शब्द को स्पष्ट किया गया, राज्य शब्द को स्पष्ट किया गया। और आपको पांचवा संविधान संशोधन 1955 में राज्य शब्द को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया कि संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। एक बार फिर से आप इस बात को समझिएगा। पांचवा संविधान संशोधन 1955 के जरिए राज्य शब्द को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया कि संसद राज्यों के नाम, सीमा
और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो संसद राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ये अनुच्छेद 3 में जोड़ा गया है 5वां संविधान संशोधन 1955 के तहत। अब इसके बाद 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत अनुच्छेद 3 में क्या जोड़ा गया? ये बात स्पष्ट हुआ है? अब देखिएगा, जानते अब क्वेश्चन ही नहीं बना पाते हैं, क्वेश्चन नहीं बना पाते, समझे में ना आता। सब क्वेश्चन लगता है दिए दिए हैं, पढ़ाइए दिए हैं, समझे से बाहर है क्वेश्चन। अब समझे, दिमाग नहीं काम करता, क्वेश्चन बनाने बैठते हैं, पता नहीं क्वेश्चन ही नहीं बन पाता है। सब लगता है सब तो दिए दिए, ठीक है। तो लेकिन अब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करें? सुनिए, 18वां संविधान संशोधन 1966 के जरिए अनुच्छेद 3 में यह जोड़ा गया कि भारत की संसद भारत की संसद राज्यों का पुनर्गठन करके भारत की संसद राज्यों का पुनर्गठन करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट सकता है। दूसरा, भारत की संसद 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है। भारत की संसद 2 राज्य को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। भारत की संसद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। भारत की संसद 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। इतना कुछ जोड़ा गया, क्या समझे? देखिए बाबू लोग, जम्मू कश्मीर 2019 से पहले राज्य हुआ करता था। बोलिए, जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यह अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। यह अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। और अनुच्छेद 3 के तहत भी इसलिए हुआ है क्योंकि अनुच्छेद 3 में 18वां संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ दिया गया था कि किसी भी राज्य को पुनर्गठित करके संसद 2 केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है। किसी भी 2 केंद्र शासित प्रदेश को संसद मर्ज कर सकता है। किसी भी 2 केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज करके संसद उसे राज्य बना सकता है। किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर संसद नया राज्य बना सकता है। ये सब प्रावधान 18वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 3 में जोड़े गए। अरे जम्मू कश्मीर वाला जो कांड हुआ है कि उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, और दादर नगर हवेली दमन और द्वीप वाला जो कांड हुआ है अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। और अनुच्छेद 3 के तहत इसलिए हुआ है क्योंकि 18वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 3 में यह जोड़ दिया गया था कि संसद ऐसा कर सकता है, और इसी वजह से संसद ऐसा किया। अब समझे हो? ये तो 2 एग्जाम्पल भी दे दिए। अब बताइए अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में भारत में नए राज्यों का प्रवेश संसद दिलाता है, ये बात अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 4 यह कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होने वाले परिवर्तन संविधान संशोधन
नहीं होगा। वे देश प्राप्त न किए जा सके जिसका मोह सुल्तान को था, और उसका कोष जो राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था व्यय कर दिया गया, यानी खर्च कर दिया गया। इतिहासकार वर्नी ने यह उक्ति किसके लिए कहा है? देखिए, दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए उन सभी सुल्तानों में सबसे बड़ा साम्राज्यवादी सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया। सबसे ज्यादा विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक का जहां तक सवाल है, वो जो है कराचील और खुरासान का अभियान करना चाहता था। कराचील और खुरासान का अभियान करना चाहता था, और मोहम्मद बिन तुगलक की यह इच्छा थी कि वह कराचील और खुरासान को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाए। इसको लेकर मोहम्मद बिन तुगलक सेना को पहले से 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया और कहा कि आप लोग खा पी करके तैयार रहिए। लेकिन 1 साल के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई और ऐसी परिस्थितियां आ गई कि अब वो अभियान कर ही नहीं सकता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक कराचील और खुरासान का अभियान करके उसे जीतना चाहता था, जिसको लेकर उन्होंने अपने सैनिकों को 1 वर्ष पहले एडवांस वेतन दे दिया था। तो उसका आर्थिक राजकोष भी खाली हो गया, राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल गई और उसका सपना सपने रह गया, यानी सपना अधूरा रह गया। तो जैसे आप में से जितने भी लोग हैं, हर किसी का अपना कुछ ना कुछ सपना होगा, लेकिन सबका सपना पूरा थोड़े होगा, नहीं होगा। सबका सपना पूरा हो ही नहीं सकता है, समझे? सबका सपना पूरा नहीं हो सकता है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि सब कोई अच्छे से काम ही नहीं करता है, क्योंकि सब कोई स्वार्थी है ही नहीं। सफलता चाहिए तो स्वार्थी बनिए, अपने काम से मतलब रखिए, बात खत्म, समझे? लेकिन आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग दुनिया का सब काम करते हैं सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर, समझ गए? तो आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बताइए आप लोग, हम सुनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कुछ बताइए। दक्षिण भारत का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया था और मलिक काफूर के नेतृत्व में किया था। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। अकबर के जैसा ही कल्याणकारी शासक था, अकबर के जैसा ही अनुवाद विभाग का गठन हुआ था इसके समय में। फिर इधर बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी वंश की स्थापना किया था और बहलोल नामक सिक्का भी चलाया था और अपने सरदारों के खड़ा रहने पर खड़ा रहता था, सरदार का बड़ी सम्मान करता था। हाँ, सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया था, यो सही है बोल रहे। सतलज नदी तिब्बत पठार के राक्षसताल झील से निकलकर किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए बाबू, सतलज नदी भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठारी भाग में राक्षसताल झील है। राक्षसताल झील से ही सतलज नदी निकलती है, राक्षसताल झील से ही सतलज नदी निकलती है। यह नदी
यह नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है। तिब्बत में बहने के बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश सिपकिला दर्रा से करती है। फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में, पंजाब के बाद पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बहती हुई सतलज नदी चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। और फिर चिनाब, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास सभी नदियों की संयुक्त धारा पाकिस्तान में मिठानकोट के समीप जाकर के सिंधु से मिल जाती है। पाकिस्तान में मिठानकोट के समीप जाकर के सिंधु से मिल जाती है। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दर्रा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनिवासी भारतीय दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति होते हैं, सही है या गलत? गलत है। देखिए, अनिवासी भारतीय एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, देखिए नामे में स्पष्ट है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। इंडियन है, इंडियन लेकिन नॉन रेसिडेंशियल है, भारतीय लेकिन वो भारत में रहता नहीं है। जो एनआरआई होता है ना, एनआरआई मूल तौर पर हमारे और आपके जैसे भारत के ही नागरिक होते हैं। कुछ समय के लिए, कुछ माह के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ साल के लिए, अपने कुछ बिजनेस सिलसिला में, कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ माह, कुछ साल के लिए विदेशों में जाकर रहता है। वो मूलतः होता है भारत का ही नागरिक, उसके पास भारत की नागरिकता ही होती है, उसके पास कोई दोहरी नागरिकता नहीं होती है। अगर वो दोहरी नागरिक किसी और दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो फिर वो एनआरआई रहेगा ही नहीं, फिर वो या तो पीआईओ की श्रेणी में चला जाएगा या ओसीआई के श्रेणी में चला जाएगा। एनआरआई भारत के ही नागरिक होते हैं, हमारे और आपके जैसे ही भारत के ही नागरिक होते हैं। वो भारत के नागरिक होते हैं, वो भारत में रहते नहीं हैं, विदेश में रहते हैं अपने काम के सिलसिला में, तो उनके पास दोहरी नागरिकता नहीं होती है, एक ही नागरिकता होती है। और एनआरआई को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो अधिकार एक आम नागरिक को प्राप्त है। एनआरआई को वे सभी अधिकार प्राप्त है जो अधिकार एक आम नागरिक को प्राप्त है, जो अधिकार एक आम नागरिक को प्राप्त है। हम लोग, आप लोग को जितने अधिकार प्राप्त है सब अधिकार एनआरआई को प्राप्त है। गलत है पहला। अनिवासी भारतीय को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो भारतीय नागरिकों को है। हाँ सही है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी, सही है। हीराकुंड परियोजना महानदी, सही है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, सही है। पोचमपाद परियोजना कावेरी नदी, पोचमपाद परियोजना कावेरी नदी पर नहीं है बल्कि पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। कौन नदी पर है? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पर है। आंसर यही हो जाएगा डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कब रिहा किया? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और उस बैठक में गांधी जी ने 90 मिनट का भाषण दिया, 1.5 घंटा का भाषण दिया। और वो भाषण गांधी जी के जीवन का सबसे जोशीला भाषण था। और गांधी जी के उस भाषण की सराहना करते हुए
गांधी जी के उस भाषण की सराहना करते हुए पट्टाभी सीतारमैया ने यह कहा कि ऐसा लग रहा था कि उस रोज गांधी जी ईश्वर के अवतार हैं। उनकी जो वाणी थी पैगंबर जैसा था। मतलब हिंदू देवी देवता, मुसलमान देवी देवता दोनों के साथ तुलना कर दिया। और गांधी जी का भाषण इतना जोशीला था कि अंग्रेजी सरकार गांधी जी के भाषण मात्र से डर गई थी। और फिर अंग्रेजी सरकार 8 अगस्त 1942 के मध्यरात्रि से 9 अगस्त 1942 तक ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, जिसके तहत कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। और कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद इसलिए किया गया ताकि कोई प्रमुख नेता रहेगा ही नहीं और फिर भारत छोड़ो आंदोलन होगा ही नहीं। लेकिन गांधी जी का भाषण काम किया और बिना किसी नेतृत्वकर्ता के 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः चलने लगा, अपने आप चलने लगा। गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में बंद किया गया। इस दौरान गांधी जी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, उनके निजी सचिव महादेव देसाई, सब कोई पुणे के आगा खां पैलेस में थे। और इस दौरान ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी स्वर्ग सिधार गई। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई का निधन हो गया। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई अंग्रेजी सरकार के पुलिस के द्वारा किया जा रहा था, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने फरवरी 1943 से मार्च 1943 के बीच में 21 दिन का उपवास भी रखा। लेकिन फिर भी आंदोलनकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई जारी रहा। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी 1944 आते आते काफी कमजोर पड़ गया और समाप्त हो गया। और फिर गांधी जी को 6 मई 1944 ईस्वी को जेल से रिहा कर दिया गया। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। हर 12 साल के बाद होने वाले जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव महामस्तकाभिषेक कहां पर आयोजित होता है? जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव महामस्तकाभिषेक कर्नाटक के सरबनबेलगोला में आयोजित होता है। कर्नाटक के सरबनबेलगोला में आयोजित होता है। वही कर्नाटक का सरबनबेलगोला जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। और जो महामस्तकाभिषेक है भगवान बाहुबली को समर्पित है। भगवान बाहुबली, भगवान बाहुबली, भगवान बाहुबली का संबंध जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव या आदिनाथ के साथ है। ऋषभ देव के साथ है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ग के अंतर्गत क्रीमी लेयर की संकल्पना प्रस्तुत की? देखिए, आपको क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, देखिए जो भारत का मूल संविधान है उस संविधान में सिर्फ एससी और एसटी को आरक्षण मिला है। लेकिन मंडल आयोग, जिसे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं, मंडल आयोग ने यह सिफारिश किया कि ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी 27% आरक्षण दिया जाए। पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी 27% आरक्षण दिया जाए। तो पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह
विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के द्वारा 1990 ईस्वी में दिया गया। ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह सरकार के द्वारा 1990 में दिया गया। जब ओबीसी समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया गया तो इसके खिलाफ अगर देखा जाए तो इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी केसों की सुनवाई इंदिरा सहनी बनाम भारत संघवाद 1992 के जरिए किया, जिसे इंदिरा सहनी केस 1992 के नाम से जाना जाता है। और इंदिरा सहनी केस 1992 में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत देते हुए यह कहा कि पिछड़े वर्ग के वैसे लोग, यानी ओबीसी समुदाय के वैसे लोग, ओबीसी समुदाय के वैसे लोग जो ओबीसी समुदाय के वैसे लोग जो सुखी संपन्न है, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, वे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठाएं। जो कमजोर हैं वो ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाएं। और जो कमजोर हैं वो एक सर्टिफिकेट बनाए, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, यानी क्रीमी लेयर। ओबीसी समुदाय में अगर कोई क्रीमी लेयर में है तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है वो सुखी संपन्न है, उसको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जिसको ओबीसी आरक्षण का लाभ चाहिए वो एनसीएल बनाइए, नॉन क्रीमी लेयर, वो एनसीएल बनाइए, नॉन क्रीमी लेयर। और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के जरिए आप यह दर्शाइए कि हम क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आते हैं, हम सुखी संपन्न नहीं है, तब आपको ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आप लोग में से भी जो भी ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रहे होंगे उनको एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना पड़ा होगा। तो इसका संबंध है पिछड़ा वर्ग से। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा की है? 7वां नम्मा में किया। सिंचाई की वह तकनीक जिसमें जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई क्रिया संपन्न की जाती है, क्या कहलाता है? यह कहलाता है फर्टिगेशन सिंचाई। और इसका जन्मदाता देश है इजराइल। भारतीय संविधान के उपबंधों के बारे में कौन सा कथन सही है? अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन संचालन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। आप अनुच्छेद 29 और 30 को पढ़िए। आप अनुच्छेद 30 को पढ़िए। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन संचालन करने का अधिकार देता है। और इसी के तहत तो मुस्लिम समुदाय के लोग मदरसा सब खोलते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग जो मदरसा खोलते हैं, मुसलमान भी अल्पसंख्यक में आता है। भारत में जानते हैं हिंदू के अलावे सब अल्पसंख्यक में आता है। भारत में हिंदू के अलावे अगर देखा जाए तो हिंदू के अलावे सब अल्पसंख्यक में आता है। हिंदू के अलावे सब अल्पसंख्यक में आता है। समझ गए ना? सही है ये, यही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 के अधीन केवल भाषाई, अंतरजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। अनुच्छेद 30 नहीं 29 में है। अनुच्छेद 31 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा और हृदय बतलाया? नहीं। अनुच्छेद 32 को बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय बताया।
अनुच्छेद 25 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हिंदू शब्द का प्रयोग सभी धर्मों के नागरिकों के लिए हुए हैं। नहीं, हिंदू शब्द का प्रयोग सभी धर्मों के नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और सिख के लिए हुआ है। हिंदू शब्द का प्रयोग सभी धर्मों के नागरिकों के लिए अनुच्छेद 25 में नहीं हुआ है, बल्कि हिंदू शब्द का प्रयोग बौद्ध, जैन और सिख के लिए हुआ है। तो इसी वजह से ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। अकबर द्वारा 1579 में किए गए मजहर की घोषणा का सार तत्व क्या है? देखिए, जानते हैं अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। सभी धर्मों को लेकर चलने में विश्वास करता था अकबर राजपूत महिलाओं से विवाह किया था। हिंदू धर्म के कई रीति रिवाज को अकबर मानता था। कई धार्मिक अनुष्ठान अकबर किया करता था। तो अकबर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इबादत खाना बनाया, यानी पूजा स्थल बनाया, और उस पूजा स्थल में सभी धर्म के धर्म गुरुओं को आने को आमंत्रित किया। अकबर इतना खुला विचार का था। तो अकबर के समय जो है, जो मुस्लिम धर्म गुरु सब था, वो सब विवाद करने लगा था। तो अकबर के समय जो धार्मिक विवाद होने लगे थे, उस धार्मिक विवाद पर रोक लगाया जा सके, धार्मिक विवाद ना हो, इसको लेकर के अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा किया। और मजहर की घोषणा करते हुए अकबर ने यह घोषणा किया कि जो भी धार्मिक विवाद होता है, उस धार्मिक विवाद को लेकर अंतिम तौर पर निर्णय बादशाह लेंगे। बादशाह यानी राजा लेंगे। उनका जो निर्णय होगा, वह निर्णय सभी धर्म गुरुओं को मानना होगा। मजहर की घोषणा का सार तत्व यही था। मजहर की घोषणा का सार तत्व यह था कि धार्मिक विवाद को रोका जाए, धार्मिक विवाद को नहीं होने दिया जाए। समझे? बोलिए क्या होगा? है? बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। इस स्केल में 0 से 10 तक की संख्याएं होती है। हाँ, मर्केली स्केल भूकंप को उसकी तीव्रता के बजाय उससे हुए नुकसान को मापता है। इस स्केल में 0 से 12 तक की संख्याएं होती है। हाँ, 1 और 2 दोनों सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कूट के सहायता से कीजिए। संविधान का भाग 3, इसमें मौलिक अधिकार है कि विषय वस्तु में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। हाँ। संविधान के भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। हाँ। न्याय प्रदान करने की बात, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात के प्रस्तावना में उल्लिखित है। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट काट न लीजिए। यहां पर इस अनुसार विचार कीजिए। सत्य कौन है? तीनों सत्य है। 1, 2, 3। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम आया है 1937। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 में जो आया है,
हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम जो 1937 में आया है, इस अधिनियम के तहत ही हिंदू धर्म की महिलाओं को उसके पति के संपत्ति में अधिकार होगा की घोषणा की गई है। एक बार फिर से सुनिए, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 में आया है। इस अधिनियम के द्वारा ही यह घोषणा किया गया कि जो हिंदू धर्म की महिला है उसका अधिकार उसके पति के संपत्ति में होगा, और अगर मान लिया जाए उसका पति मर जाता है तो उसके पति के संपत्ति का हकदार उसकी पत्नी ही होगी। उसके पति के संपत्ति का हकदार उसकी पत्नी ही होगी। मतलब ऐसा आप लोग के साथ हो नहीं, समझे। अगर मैं भी मान लिया जाए आपका शादी विवाह होता है, आपका हस्बैंड मर जाता है, ऐसा हो नहीं, ऐसा नहीं हो, पहले हम बोल दिए हैं, ठीक है। तो फिर आपको भागना ना है, आपके पति का संपत्ति आपका संपत्ति है, ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाना है, ठीक है। क्या हुआ है? इरविन, लेंसडाउन, लिनलिथगो, नॉर्थब्रुक। इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 नहीं होगा। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44, 1936 से 44 के बीच में ही 1937 है, यही होगा उत्तर। परामनी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? देखिए, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन यानी गेहूं चावल के उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार से परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति के आने से भिंडी उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मोटा अनाज मुख्य क्रांति, बांस, बताइए। हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। और बांस क्या है? हो एक प्रकार का घास है। सबसे लंबा घास कौन है? बांस ना। बांस किस प्रकार का वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है बांस। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आता है बांस। बांस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आता है। आगे आलू गोल क्रांति, आलू गोल क्रांति। आगे एक आध गो क्रांति पूछते हैं, बताइए। रजत क्रांति है, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति है, काली क्रांति है। बस हो गया, ज्यादा क्रांति मत कीजिए, तो क्रांति हो जाएगा। प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र शेरवानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरवानी प्रायः मुस्लिम पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है जो प्रायः चूड़ीदार पैजामा के साथ पहना जाता है। हाँ, सही बात है, सही बात है। शेरवानी भारत के आमतौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद में पहनी जाती है। हाँ, यो सही बात। हाँ, ये तो है मुस्लिम पुरुषों को पहना
पहना जाने वाला वस्त्र, लेकिन जो है अब तो सब पहनता है। खैर वस्त्र पर किसी का नाम थोड़े लिखा हुआ कि हिंदू पहनेगा कि मुसलमान, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उत्तर भारत के शहरी जनसंख्या में विवाह के दौरान इसे पहनने का प्रचलन वर्तमान में बढ़ा है। हाँ हाँ, बढ़ा है। अब तो हिंदुओं दुल्हा सभी पहन के जाता है। ये जो है ना, नहीं को काटिए। सही है, 1 2 और 3, नहीं को काट लीजिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है? देखिए, राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 153 से 167, 153 से 167। अनुच्छेद 52 से 58 में संघ के कार्यपालिका की चर्चा है। संघ के कार्यपालिका चर्चा है 52 से 58 में। 12 से 35 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। निम्नलिखित सैंधव स्थल में से किस स्थल से किसी भी प्रकार के दुर्ग होने का प्रमाण नहीं मिला? दुर्ग यानी किला, किला होने का प्रमाण नहीं मिला है। किला होने का प्रमाण चनहुद्रो से नहीं मिला है। चनहुद्रो, चनहुद्रो जो है सिंधु नदी पर पाकिस्तान में स्थित है और इसके उत्खनन का निर्देशन अर्नेस्ट मैके ने किया था। इसके उत्खनन का निर्देशन अर्नेस्ट मैके ने किया था। यहीं से जो है कंघी मिला है, लिपस्टिक मिला है, इस सब का प्रमाण, खिलौना, मनके के कारखाने, इस सब का प्रमाण जो है आपको चनहुद्रो से ही मिला है। हड़प्पा है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी पर है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी किया था। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। इसका खोजकर्ता बीबी लाल और बीके थापर है। लोथल गुजरात में भोगबा नदी के तट पर है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मूल रूप से असम राज्य में निवास करती है? असम राज्य में मूल रूप से निवास करने वाली जनजाति है बोडो। बोडो। आगे थारू है। थारू जनजाति अगर हम लोग देखें तो थारू जनजाति जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है और इस जनजाति के लोग का संबंध हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म के पर्व त्योहार थारू जनजाति के लोग मनाते हैं और थारू जनजाति के लोग दीपावली को पहले शोक के रूप में मनाता था। भोटिया जनजाति भारत के पर्वतीय राज्यों में है। भारत के पर्वतीय राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे सिक्किम, भारत के हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे पर्वतीय राज्य में भोटिया नामक जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति में ऋतु प्रवास पाई जाती है। ऋतु प्रवास इस जनजाति की प्रमुख विशेषता है। ऋतु प्रवास इस जनजाति की प्रमुख विशेषता है। ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास क्या है? देखिए, अभी गर्मी है ना, अभी भी आप पर्वतीय भाग में जाइएगा तो कोट पहनना पड़ेगा आपको, इतना गर्मी में भी। तो जब गर्मी में पर्वतीय भाग में ठंडा होता है तो ठंडा में पर्वतीय भाग में क्या होता होगा, एक बार सोच के देखिए।
ठंडा में पर्वतीय भाग में बहुत अधिक ठंडा होता है, तो पर्वतीय भाग के लोग जो है ठंड के मौसम में पर्वतों से नीचे मैदानी भाग में आ जाते हैं, और जैसे गर्मी का मौसम होता है, मैदानी भाग में गर्मी पड़ता है, वो भाग के पर्वत पर चला जाता है। तो हमेशा उसका मजे मजा है, समझे। तो जो भोटिया जनजाति है वो ठंडा में मैदानी भाग में आ जाता है, और गर्मी में मैदानी भाग से पर्वत में चला जाता है। तो जीवन भर मजे मजे है। ये जो ऋतु परिवर्तन होने से अपने निवास स्थान में परिवर्तन करता है, उसी को कहा जाता है ऋतु प्रवास। गोंड जनजाति भारत के लगभग 13 राज्यों में पाई जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम राज्यों में गोंड नामक जनजाति पाई जाती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर अगर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ हो तो इस स्थिति में देखिए, सामान्य तौर पर जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। जैसे मान लिया जाए पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का निधन हो गया, तब पद खाली हुआ तो राष्ट्रपति के तौर पर काम उपराष्ट्रपति करेंगे। मान लिया जाए राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा दिया गया और पद खाली हो गया, तब राष्ट्रपति के तौर पर काम उपराष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर वर्तमान के राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, द्रौपदी मुर्मू है, इसका कार्यकाल है 2022 से 2027। मान लिया जाए 2027 में द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल समाप्त हो गया और नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन में द्रौपदी मुर्मू ही तब तक राष्ट्रपति बनी रहेंगी जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। तो वर्तमान के राष्ट्रपति ही तब तक बने रहते हैं जब तक कि उसका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाता है। क्या होगा? अकबर द्वारा शुरू की गई दीन इलाही को आगे चलकर किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? दीन इलाही क्या था जानते हैं? दीन इलाही अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था। अकबर का दीन इलाही धर्म क्या था जानते हैं? सब धर्म का अच्छा अच्छा गुण ले लिया गया और अकबर घोषणा किया कि जो जो इस सब बात को मानेगा वो दीन इलाही धर्म को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अकबर के द्वारा चलाया गया दीन इलाही धर्म सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। और अकबर के बाद जहांगीर बने, जहांगीर इसको खत्म कर दिया, जहांगीर खत्म कर दिया इसको। जहांगीर बेंगलुरु स्थित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इनमें से कौन सा उत्पाद तैयार करता है? रेल डिब्बा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि बचाने हेतु कुल डाले गए वेद मतों का कितना भाग प्राप्त करना अनिवार्य है? 1/6, 1/6 भाग। देखिए, भारत में वार्ड सदस्य से लेकर राष्ट्रपति तक हर चुनाव में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो एक निश्चित मात्रा में राशि आपको जमा करना होता है और फिर आप चुनाव लड़ पाते हैं। चुनाव के बाद मतगणना होता है। मतगणना में यह देखा जाता है कि आपने कुल पड़े वेद मतों का 1/6 भाग भी हासिल किया है या नहीं किया है। अगर आपने कर लिया है मतलब आपकी जमानत की राशि बच गई, मतलब आप जो जमा करके चुनाव लड़े हैं वो आपको लौटा देगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कुल पड़े वेद मतों का आप 1/6 भाग भी हासिल नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है सरकार के द्वारा और फिर बड़ी बेइज्जती होती है कि जमानत का राशि तक नहीं बचा पाया। समझ गए? 1/6।
कांग्रेस की स्थापना के विरोध में किसके द्वारा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया। कौन हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति? हिमानी बर्फ, हिमानी के अपर्दन से कई सारी स्थलाकृतियां बनती, यू आकार की घाटी, श्रृंग या हॉर्न, एरिट, उपर्युक्त सब बनती है। प्रसिद्ध गायक धन्नूलाल मिश्रा सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी गायन की किस शैली से संबंधित है? ठुमरी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति देता है? हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 देता है। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ एवं कानपुर में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी। 1857 के विद्रोह में लखनऊ एवं कानपुर 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना था। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, कानपुर से नाना साहब। लखनऊ और कानपुर दोनों जगह विद्रोह दबाने का काम कैंपबेल ने किया था, और जब लखनऊ और कानपुर में विद्रोह दबने के कगार पर था तो लखनऊ से नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई, और कानपुर से नेतृत्व करने वाले नाना साहब भी भागकर नेपाल चले गए। जॉन निकलसन, कर्नल नील, जनरल ह्यूरोज। ह्यूरोज ने झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया। झांसी और ग्वालियर, जहां से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई की थी, झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल ह्यूरोज को जाता है। इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह को दबाने का श्रेय कर्नल नील को जाता है। निकलसन दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए गया था, लेकिन दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया और हडसन ने दबा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन और मुख्यालय। पश्चिमी रेलवे मुंबई सही है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर सही है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे चेन्नई। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है हुबली। हुबली में है। और चेन्नई का जहां तक सवाल है, चेन्नई में दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय। भारत को कितना रेलवे जोन में बांटा गया? 18। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर सही है। आंसर हो जाएगा सी। बताइए तो रेलवे जोन का मुख्यालय कौन बताइएगा? कौन बताइएगा? हाथ खड़ा कीजिए तो। कौन बताइएगा? तुमको नहीं याद है जी? है? बोलो तो, खड़ी हो, बताइए, जोर से बोलिए। उत्तरी रेलवे है? दक्षिणी रेलवे है? शांत रहिए ना आप लोग। है? पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, कोलकाता। मेट्रो रेलवे, पश्चिमी रेलवे है? मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी। आगे उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, सीमांत रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, दक्षिणी तटवर्ती रेलवे,
उत्तरी मध्य रेलवे है, दक्षिणी मध्य रेलवे है, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, बिलासपुर, बिलासपुर बैठ जाइए, याद है ना आप लोग, एक बार बोलिए तो सब लोग। उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता, मेट्रो रेलवे कोलकाता, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, मध्य रेलवे मुंबई सीएसटी, उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर, उत्तरी पूर्वी रेलवे गोरखपुर, सीमांत रेलवे मालेगांव, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, दक्षिणी तटवर्ती रेलवे विशाखापत्तनम, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, और फिर पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। यही तो है। कौन छूट गया? छूट गया तो याद रखो ना। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली, यही छूट गया था। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली कर्नाटक। कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन एक गलत है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। हाँ। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। हाँ। महाधिवक्ता का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष तक का होता नहीं। महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद होता है। यही सही नहीं है, यही गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्ल्स मेंटकॉफ ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था 1882 में। गलत है ये। चार्ल्स मेंटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। हाँ, क्योंकि चार्ल्स मेंटकॉफ ने भारतीय समाचार पत्र पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध को हटा दिया। इसी वजह से चार्ल्स मेंटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। कौन सा सही नहीं है? केवल एक। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। राजस्थान में। संसद की कार्यवाही से जुड़ा नियम 377 का संबंध किस सदन से है? नियम 377 का संबंध है लोकसभा से। अब सुनिए, देखिए, आपको पिछले 1 माह से जो है बिट्टू सर का गला थोड़ा खराब था। उनको वॉइस रेस्ट लिख दिया गया है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हम उनसे एगो क्लास करवा रहे हैं। 15 दिन, ऐसे तो 1 माह का वॉइस रेस्ट लिखा है, लेकिन फिर भी एगो बिहार पुलिस का बैच हम उनसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट का जहां तक सवाल है, टेस्ट आपका रुकेगा नहीं। यही होगा कि 15 दिन जो है बिट्टू सर टेस्ट में नहीं रहेंगे। उसके बाद बिट्टू सर जो है टेस्ट में आ जाएंगे। तो मेरा जिस रोज टेस्ट है उस रोज अपना होगा, लेकिन फिर भी टेस्ट रुकेगा नहीं। बिट्टू सर के टेस्ट के दिन जो है आलोक सर, बिट्टू सर के टेस्ट के दिन जो है आलोक सर टेस्ट लेंगे, और आलोक सर को बोल देंगे हमको तो साइंस आता होता अब है नहीं। ठीक है, तो उनका जो है आर्ट साइंस दोनों लगभग एवरेज है। उनका यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकला है, इस बार भी प्रीलिम्स उनका नहीं रुकता है। समझ गए, किसी भी एग्जाम में प्रीलिम्स नहीं रुकता है। यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस का मेंस होने वाला है 29-30 तारीख से। वो भी मेंस देने के लिए बेचारा जा रहे हैं, समझे। तो उनको बोलेंगे 50 क्वेश्चन में
पूरा सब सब्जेक्ट डाल दे, साइंस भी डाल दे, आर्ट भी डाल दे, तो उनका जो टेस्ट होगा, मेरे टेस्ट के रोज तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ही होगा, उनके टेस्ट के रोज जो है करेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब होगा। तो 15 दिन जो है बिट्टू सर का टेस्ट नहीं होगा, 15 दिन के बाद बिट्टू सर का टेस्ट होगा, लेकिन बिट्टू सर के टेस्ट के स्थान पर जो है आलोक सर टेस्ट लेंगे, और 50 क्वेश्चन में साइंस भी रहेगा, आर्ट भी रहेगा, करेंट भी रहेगा। ठीक है ना? वाइकॉम सत्याग्रह ने संगठित किया था। देखिए, वाइकॉम सत्याग्रह 1920 के दशक में हुआ था, और वाइकॉम सत्याग्रह श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। इनका कहना था मानव जाति के लिए एक धर्म, एक ईश्वर, एक जाति है। मानव जाति के लिए, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया है। और 19वीं 20वीं सदी में दलितों को जो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, विशेष तौर पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में दलितों को जो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने को लेकर ही श्री नारायण गुरु के द्वारा 1920 ईस्वी से वाइकॉम सत्याग्रह की शुरुआत की गई। पारिस्थितिकी, मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु, मौसम एवं जलवायु मतलब वर्षा का होना, धूप का आना, बिजली का चमकना, गरज तरज के साथ गरजना। तो ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचली परत है, जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल में ही वर्षा उर्षा होता है, बादल उदल बनता है, बिजली उजली चमकता है, गरजता है, तरजता है। समझ गए? ये सब क्षोभ मंडल में होता है। तो पारिस्थितिकी, मौसम एवं जलवायु के दृष्टि से वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल। यूनेस्को के ने विश्व विरासत सूची में शामिल रानी की बाव कहां स्थित, यानी यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में रानी के बाव को शामिल किया है। रानी का बाव यानी रानी का बाथ टब। समझ गए? रानी का बाथ टब। पहले की रानी का बाथ टब बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था। समझ गए? तो गुजरात में है, गुजरात में है। हाँ हाँ, चलिए मिलते हैं कल टेस्ट में। धन्यवाद सभी लोगों का। रुक जाइए, महारानी सब करती है कैसे? 2 मिनट रुक नहीं सकती है।